आज के इस गहन विश्लेषण में हर उस श्रोता का स्वागत है जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी पूरी कहानी समझना चाहता है। आज हमारे सामने रखे दस्तावेजों, न्यूज़ रिपोर्ट्स और इस भारी भरकम स्लाइड डेक में जो जानकारियां हैं वो महज खबरें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये वो घटनाक्रम हैं जो सीधे हर आम नागरिक की रसोई, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और हमारे देश की कूटनीतिक सीमाओं से जुड़े हैं। सही कहा। आज के इस ऑडियो ओवरव्यू का मिशन ही यही है। हम वैश्विक तेल संकट, डिजिटल दुनिया पर लग रहे नए प्रतिबंधों और हमारे पड़ोस में हो रहे एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूकंप को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने मौजूद स्लाइड डेक के इस पहले हीट मैप पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये मैप मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को दिखा रहा है। और वो जो गहरे रंग के निशान हैं, हाँ, वही जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में फंसे हुए हजारों व्यापारिक जहाजों को दर्शा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक वैश्विक आर्थिक चोक पॉइंट की धड़कती हुई तस्वीरें जो साफ बता रही हैं कि दुनिया की सप्लाई चेन किस कदर खतरे में है। देखें यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस हीट मैप का लाल रंग सीधे तौर पर भारत के आर्थिक फैसलों को प्रभावित कर रहा है। स्लाइड डेक के डेटा पॉइंट्स एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। वो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी वाले आदेश की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक आदेश जारी किया है जो भारत को 30 दिनों के लिए रूसी तेल आयात करने की अनुमति देता है। अगर हम जनवरी 2026 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो भारत ने रूस से लगभग $1.98 बिलियन का कच्चा तेल आयात किया था, जो कि पिछले 44 महीनों में सबसे निचला स्तर है। एकदम सही। और ये कोई सामान्य गिरावट नहीं है, बल्कि कूटनीति और वैश्विक दबाव का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। और इसी अनुमति शब्द ने देश के भीतर एक अभूतपूर्व राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। हाँ, विवाद तो काफी बढ़ गया है। जी, विपक्ष का तर्क है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी विदेश नीति किसी विदेशी शक्ति के निर्देशों पर निर्भर नहीं कर सकती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे भारत की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा बताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बयान भी काफी सख्त था। बिल्कुल। के स्टालिन ने भी सख्त लहजे में सवाल उठाया है कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को किसी दूसरे देश की मंजूरी की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा। जी कहिए। हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम केवल उन बयानों और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं ताकि देशवासियों को इस पूरी बहस का संदर्भ समझ में आ सके। एकदम सही बात है। घरेलू राजनीति इस मुद्दे पर पूरी तरह से गरमाई हुई है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर राष्ट्रीय गौरव से जुड़ गई है। पर अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अमेरिका द्वारा दी गई ये 30 दिन की छूट कोई कूटनीतिक शिष्टाचार मात्र नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक संकट है। आप हार्मुज़ जल डमरू मध्य के बंद होने की बात कर रहे हैं? जी। अगर हम फिर से उस हीट मैप की तरफ देखें तो हार्मुज़ जल डमरू मध्य 1 मार्च से पूरी तरह से बंद पड़ा है। वहां से गुजरने वाले 95% व्यापारिक जहाजों की आवाजाही ठप हो चुकी है। और इसका सीधा असर हमारे एलपीजी आयात पर पड़ रहा है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि भारत अपनी कुल आवश्यकता का 60% एलपीजी यानी रसोई गैस आयात करता है और इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हार्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर आता है। जब वो रास्ता ही बंद हो गया है तो ऊर्जा सुरक्षा पर संकट आना तय है। इसे अगर व्यावहारिक रूप से समझें तो समंदर में फंसे उन जहाजों का सीधा संबंध हमारे घर के चूल्हे से है। और इसी आपूर्ति संकट को भांपते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। जी, तुरंत प्रभाव से। इसके तहत सभी तेल रिफाइनरियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अपने सामान्य उत्पादन को रोककर प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी बनाने के लिए करें। मतलब विमानन ईंधन या अन्य पेट्रोकेमिकल से ज्यादा तवज्जो अब रसोई गैस को दी जा रही है। हालांकि दस्तावेजों में ये भी दर्ज है कि सरकार ने 25 दिनों का कच्चा तेल और पेट्रोल डीजल का रिजर्व होने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस अधिनियम का लागू होना अपने आप में स्थिति की गंभीरता को बयां करता है। देखिए, ये ऊर्जा संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ है। इसके तार वेस्ट एशिया के उस भीषण सैन्य तनाव से जुड़े हुए हैं जो लगातार गहराता जा रहा है। वो नौसैनिक जहाज वाली घटना काफी डराने वाली है। जी, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान के एक प्रमुख नौसैनिक जहाज IRS देना को डुबो दिया है। ये एक सीधा सैन्य टकराव है। उस स्थिति कितनी नाजुक और मानवीय रूप से भयावह है, इसका अंदाजा स्लाइड डेक में मौजूद न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। बिल्कुल।
उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय पर जो भयानक हमला हुआ जिसमें 150 लोगों की जान चली गई, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार हो सकता है। ये बहुत ही दुखद है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये वैश्विक कूटनीति का एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, तेल की कीमतों और अंततः एक आम भारतीय की रसोई को संकट में डाल दिया है। सही कहा। खैर, कूटनीति और ऊर्जा संकट के इस भारी भरकम विषय से निकलकर अब स्लाइड डेक के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये सीधे हमारे घरों और आने वाली पीढ़ी से जुड़ा है। डिजिटल स्क्रीन टाइम वाला चार्ट। हाँ, हमारे सामने जो दूसरा चार्ट है वो भारत में बच्चों के लगातार बढ़ते डिजिटल स्क्रीन टाइम को दर्शा रहा है। ये ग्राफ पिछले कुछ सालों में एक खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच गया है। और इसी के जवाब में भारत के 2 राज्यों ने काफी सख्त कदम उठाए हैं। बिल्कुल। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यही नियम लागू करने की तैयारी की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तो स्पष्ट कर दिया है कि इसे अगले 90 दिनों के भीतर लागू कर दिया जाएगा। जी। पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सवाल सिर्फ राज्य सरकारों की नीयत का नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकारों और तकनीकी वास्तविकता का है। आप आईटी रूल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर इंटरनेट और ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित कर सकती हैं? भारतीय संविधान और कानूनी ढांचे के अनुसार इंटरनेट को रेगुलेट करना मुख्य रूप से केंद्र सरकार और उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मतलब ये ब्लैंकेट बैन लागू होने से पहले ही कानूनी पचड़ों में फंस सकता है। बिल्कुल। कैसे एक राज्य की सीमा के भीतर किसी ऐप को ब्लॉक किया जाएगा जबकि वो पड़ोसी राज्य में धड़ल्ले से चल रहा हो? तकनीकी रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ पर नजर डालें तो ये एक वैश्विक चलन बनता जा रहा है। इसी स्लाइड डेक का डेटा बताता है कि दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला ऐसा सख्त कानून बनाया जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में विफल रहने पर टेक कंपनियों पर $32 मिलियन तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। इंडोनेशिया ने भी हाल ही में इसी तर्ज पर बैन की घोषणा की है। जी, दुनिया भर की सरकारें अब टेक कंपनियों पर लगाम कसने के लिए एक जैसी नीतियां अपना रही हैं। वैश्विक रुझान तो है, लेकिन इस दृष्टिकोण की तीखी आलोचना भी हो रही है। हमारी रिपोर्ट में डॉक्टर रक्षित शेट्टी का एक बहुत ही प्रासंगिक विश्लेषण शामिल है। क्लिनिकल डायरेक्टर? हाँ, उनका स्पष्ट मानना है कि पूरी तरह से रोक लगाना फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने इसे महज एक कागजी शेर करार दिया है। कागजी शेर मतलब एक ऐसा नियम जो कागज पर तो बहुत सख्त दिखता है, लेकिन जिसे जमीनी स्तर पर लागू करना लगभग असंभव है। बच्चे वीपीएन या माता-पिता के अकाउंट्स के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच ही जाएंगे। ये तो तय है। इसीलिए विशेषज्ञों का तर्क है कि तकनीक को पूरी तरह से नकारने के बजाय बच्चों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना ज्यादा व्यावहारिक समाधान है। सहमत हूँ। चलिए इस तकनीकी बहस के बाद अब जरा नजर डालते हैं हमारे राजनीतिक नक्शे पर। स्लाइड डेक का ये हिस्सा हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे एक अप्रत्याशित बदलाव को दिखा रहा है। वो चुनावी नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। नेपाल के चुनावों में एक ऐतिहासिक रुझान सामने आया है। महज 4 साल पहले बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने दशकों पुरानी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। और वो कुल 165 में से 110 सीटों पर आगे चल रही है। जी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 35 वर्षीय पूर्व रैपर बालेंद्र शाह, जिन्हें नेपाल में बालेन के नाम से जाना जाता है, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। नेपाल की राजनीति के संदर्भ में यह सचमुच एक रेयर रीसेट है। अगर हम इसके कारणों की गहराई में जाएं, तो दशकों से नेपाल की राजनीति पर नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व रहा है। लेकिन पिछले साल के ज़ेनज़ी विरोध प्रदर्शनों ने सब बदल दिया। एकदम सही। युवाओं के जो उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन्होंने इस पुरानी व्यवस्था के खिलाफ एक गहरी नाराजगी को जन्म दिया। बालन शाह, जो पहले ही काठमांडू के मेयर बनकर अपनी क्षमता दिखा चुके थे, उन्होंने इस युवा आक्रोश को एक नई राजनीतिक दिशा दी। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। अब रुख करते हैं कुछ तेज और बेहद महत्वपूर्ण घरेलू खबरों की तरफ, जिनका सीधा असर देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर पड़ रहा है। चलिए इस रैपिड फायर सेक्शन की शुरुआत बिहार से करते हैं।
जी, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला और उनके बेटे निशांत कुमार का जेडीयू में शामिल होना एक स्पष्ट पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है और भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। विश्लेषकों के अनुसार ये मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का एक नया रूप है। बिल्कुल। वहीं असम से एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक गहरे मानवीय संघर्ष को दर्शाती है। दीपाली दास, जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित कर दिया गया था और जिन्होंने 2 साल डिटेंशन कैंप में सजा काटी, अब वो सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बन गई हैं। ये दिखाता है कि नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर कितनी पीड़ादायक हो सकती है। सही बात है। और जमीनी हकीकत की बात करें तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट ने पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थूमपाला लोवा और नुकाला देवी जैसी महिलाओं की जान चली गई। और जांच में पता चला है कि 45 मीटर की दूरी का जो अनिवार्य सुरक्षा नियम होता है, उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन तो कर दिया है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि नियमों का पालन कितनी बुरी तरह से विफल रहा है। और जब विफलता की बात आती है तो हमारी हवा की गुणवत्ता एक ऐसा आपातकाल बन चुकी है जिसे कोई समिति रातों रात ठीक नहीं कर सकती। आप क्रिया रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? जी, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के ताज़ा आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। भारत के 238 शहरों में से 204 शहर वायु गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है, जहां PM 2.5 का स्तर 172 दर्ज किया गया है। ये करोड़ों लोगों की उम्र कम करने वाला एक अदृश्य जहर है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में हमने कूटनीति से लेकर पर्यावरण तक के कई भारी विषयों को खोला है। देशवासियों के लिए इन सभी अहम जानकारियों को समेटते हुए पेश है आज के इस विश्लेषण का एक तेज क्विक रिकैप। बुलेटिन नंबर 1, अमेरिका द्वारा भारत को रूसी तेल आयात करने के लिए 30 दिन की विशेष छूट दी गई है। इस फैसले ने भारत में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बुलेटिन नंबर 2, हॉर्मस जल डमरू मध्य के बंद होने से भारत में LPG सप्लाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है ताकि रसोई गैस का उत्पादन प्राथमिकता पर हो सके। बुलेटिन नंबर 3, बच्चों को डिजिटल लत से बचाने के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इसकी कानूनी व्यावहारिकता पर भारी मतभेद है। और बुलेटिन नंबर 4, नेपाल में एक ऐतिहासिक जी क्रांति देखने को मिल रही है, जहां राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है और 35 वर्षीय रैपर बालेन शाह नए प्रधानमंत्री बनने की कगार पर हैं। इन तमाम घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार उभरकर सामने आता है, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। हमने देखा कि कैसे होर्मुज में फंसा हुआ एक जहाज हमारी रसोई के चूल्हे की आंच को तय करता है। जी, वैश्वीकरण का असर। बिल्कुल। अगर महज एक समुद्री रास्ते के बंद होने से आम इंसान का जीवन इस कदर प्रभावित हो सकता है, तो क्या आने वाले समय में देशों की ताकत इस बात से तय होगी कि उनका व्यापारिक चोक पॉइंट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन पर कितना नियंत्रण है? आज के दौर में मिसाइलों से ज्यादा घातक किसी देश की सप्लाई चेन को काट देना हो सकता है। ये वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया आयाम है, जहां कुछ भी केवल लोकल नहीं है। ये यकीनन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। एक जल डमरू मध्य, एक स्मार्टफोन ऐप या एक चुनाव, हर घटना एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। देशवासियों को इन सूचनाओं पर खुद विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस ऑडियो ओवरव्यू से जुड़ने और इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।